हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक और ऐसे मेहमान से मिलवा रहे हैं जो कवित्री हैं, लेखिका है, संपादक है, अध्यापिका हैं और चिंतन करती हैं साहित्यिक क्षेत्र में। आप हैं डॉक्टर कल्पना पांडे नवग्रह जी। कल्पना पांडे जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश प्रजापति जी, आज मुझे बुलाने के लिए ट्रू मीडिया में बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, कल्पना जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आपका शुद्ध नाम है डॉक्टर कल्पना पांडे नवग्रह। ये जो नवग्रह आपका उपनाम है, इस विषय में कुछ विस्तार से बताएं, ये नाम के साथ कैसे जुड़ा? देखिए प्रजापति जी, नवग्रह जी, नवग्रह हमारे भारतीय परंपरा में इनका बड़ा ही आदर सम्मान है जी। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ शुभ कर्म हैं, जितने भी उत्सव हैं, त्योहार हैं, उन सब में सबसे पहले नवग्रह की शांति होती है, नवग्रह की पूजा की जाती है ताकि सुख समृद्धि हो और जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनसे आपको निवारण मिले। जी। ये उपनाम मेरे पिताजी जी, स्वर्गीय श्री प्रेम किशोर पांडे जी अपनी रचनाओं में लिखा करते थे। क्या बात है। नवग्रह। और मैंने लेखन 2016 से शुरू किया जी। और उस समय भी मेरी परिपक्वता बहुत ही धीमी थी उस क्षेत्र में। लेकिन जब मैंने 2020 में पिताजी की रचनाओं का संकलन करने का निर्णय लिया जी, तो जब मैंने उनकी रचनाएं पढ़ी तो उसमें उनके नाम में नवग्रह मुझे दिखाई दिया जी। पिताजी अब नहीं हैं इस दुनिया में जी जी, लेकिन उनकी रचनाओं में बहुत ही गंभीरता है, समाज के प्रति बहुत सुंदर चिंतन है, समरसता का भाव है जी जी। और मैं अपने पिताजी को बहुत याद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस विधा में, इस क्षेत्र में मैंने पदार्पण किया जी, तो मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व के स्पर्श से अपने को वंचित होना पड़ा जो शायद मेरी बहुत परिष्कृति कर सकते थे जी, परिष्कार जी, कर सकते जी 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 जी। तो जब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों उस नाम को देख के ही एक अजीब सा अनुभव हुआ कि मुझे इस नाम से कुछ अपने को बांधने की ज़रूरत है। क्या बात है। मैं अपने पिताजी के अपने साथ रखना चाहती हूँ। वाह 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 वाह। तो फिर चूंकि ये पिताजी इस नाम से लिखा करते थे, ये इनका उपनाम था जी 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 जी। तो पिताजी नहीं थे, तो मैंने माता जी से अनुमति ली जी। क्या बात कि ये पिताजी की उपनाम है, क्या मैं इसे अपने साथ जोड़ सकती हूँ? वाह वाह वाह। मैं पिताजी को आशीर्वाद के रूप में हर पल महसूस करना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। उनकी स्मृतियों को साथ रखना चाहते हैं, उनकी यादों को साथ रखना चाहते हैं, उनके उपनाम को साथ रखना चाहते हैं। बिल्कुल, उस साहित्यिक जीवन को जिसका अनुभव मैं लेना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं निरंतर परिष्कृत होती जाऊँ, मेरे अंदर निरंतर उस क्षेत्र के लिए समर्पण भाव जागे। तो माता जी के आशीर्वाद से उस उपनाम को मैंने अपने नाम के साथ जोड़ा ताकि हर पल एक सुंदर आशीर्वाद के रूप में जुड़ी रहूँ और वो हमारे साथ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि आपका जन्म बनारस के रामनगर कस्बे में हुआ, क्या बनारस और यहाँ की रामलीला ने आपके साहित्यिक कार्यों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा है या कुछ छोड़ा उन्होंने? आपका कहना बहुत ही उचित है जी, क्योंकि मेरी जन्मभूमि रामनगर है जी। बनारस का एक कस्बा है जहाँ की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है जी। और वो रामलीला सिर्फ एक रामायण का मंचन नहीं है जी, वहाँ हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर संस्कृति, त्योहार का एक विशेष समागम देखने को मिलता है। क्या बात है। बचपन में मैंने ये सब देखा है। वाह वाह वाह। तो उस संस्कृति का, उस परिवेश का, उस वातावरण का आचार व्यवहार मैंने अपने परिवार में भी देखा। क्या बात है, क्या बात है। और जिस परिवार से मैं निकली हूँ, मेरी माताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का होने का मतलब ये नहीं है कि धर्म के प्रति उनके अंदर एक कठोरता है जी जी जी, बहुत ही सादगी है, सुंदरता है। वाह। हर धर्म के लिए एक अपनापन का भाव है। तो वो सब मैंने देखा है और जिया है। तो वहाँ की भूमि से गंगा जल की, माँ गंगा की धरती है वो जी, है ना, वहाँ स्नान करना, जहाँ तमाम लोग आते हैं
पूरे विश्व से लोग पूरे आते हैं। विश्व से, जी जी, है ना। लोगों का मान्यता ऐसा है जी। कि गंगा के में स्नान में सभी आपके कलुष बिल्कुल बिल्कुल धुल जाते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ कलुष मिट जाते हैं, वैसी धरती से मेरा संपर्क है, तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है। वाह वाह। वो जो समरसता का भाव है, आप मेरी रचनाओं में हमेशा देखेंगे जी जी जी, कि उस तरह के भाव को ही मैं प्रदर्शित करना चाहती हूँ। क्या बात है कि हमारा देश जो विविधताओं का देश है, जी, अखंडता में एकता का देश है, जी जी, वो विचारधारा सदैव वर्तमान रहे। वाह वाह वाह। तो वहाँ से, उस रामनगर की भूमि से ये समरसता का भाव लेकर के मैं आई हूँ। कल्पना जी, आप रामनगर कस्बे में जन्मी हैं। माँ गंगा के पवित्र कल कल छल छल करती हुई उनकी धाराओं के साथ में आपने जिया है। एक शब्द चलन में आता है कि आप गंगा मैया के दर्शन करें, वहाँ स्नान करें तो आपके पाप धुल जाएंगे। ये पाप धुलना या आत्मसंतुष्टि पाना, इन दोनों में क्या समझता है या परिवर्तन है, या क्या महसूस करता है व्यक्ति? देखिए, पाप धोना, जी, पाप तो कभी नहीं धुल सकते, जी, आत्मसंतुष्टि जरूर मिल सकती जी है, जी जी जी, है ना। आपने जो बुरे कर्म किए हैं, उसका भोग तो स्नान करने से दूर नहीं होगा, बिल्कुल उसका सही कहा। परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा, मनुष्य को ही भुगतना हाँ। पड़ेगा। जी, लेकिन मानव इंसान क्या है, वो अपनी गलतियों को सोचता है कि ईश्वर उदार है। जी जी, वो एक जो भावना है उसकी उदारता का, बिल्कुल बिल्कुल, वो बुरे कर्म करता है, लेकिन उदारता देखता है कि जो दूसरा ईश्वर है, जो महान है, वो मेरे पर तो विशेष कृपा करेगा, जी। मेरे बुरे कर्मों को शायद थोड़ा बहुत कम कर देगा। इस भावना से वो जाकर के स्नान करता है। वो एक उसकी आत्मसंतुष्टि होती है, आत्मसंतुष्टि है, उसकी आत्मसंतुष्टि है। जो उसने जिया है वो उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, पाप तो उसने किया है, बुरे कर्म कह सकते हैं। पाप कहना तो मुझे लगता है हमारे शब्दों कर्म, में, बिल्कुल। जुबान पर हम इसके हकदार नहीं है कि हम कहें। हाँ, लेकिन जो कर्म। व्यक्ति कर्म करता है उसे वही भोगने बिल्कुल, होते हैं। क्योंकि कर्म से ही तो हमारी भाग्य रेखाएं निर्मित जी हैं। जी जी, हमारे जी, हाथ की जो रेखाएं जो हर सेकंड बदलती हैं, बिल्कुल। तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। जी वो सिर्फ हमारे मन की दिलासा है। जी, हम अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं वाह। कि हाँ, गलतियां हमने कर दी हैं। इस उदार गंगा में स्नान करने से, उसकी उदारता, उसके आशीर्वाद से शायद कुछ कम हो जाए। हाँ, वाह वाह, वो वाह, ग्लानि का भाव कम हो जाए। वाकई वाकई। हम चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। कल्पना जी, जी। आप कविता, लघु कथा, लेख, निबंध, गजल लिखती हैं। जी। इन सभी विधाओं में से आपके लिए सबसे प्रिय लेखन विधा कौन सी है? अगर आप, वैसे तो कवित्व मन है जी, अगर मैं बैठती हूँ तो कविता फूट पड़ती है वाह अपने मन वाह से, वाह, है ना। लेकिन मैं व्यंग लिखना बहुत पसंद करती हूँ। क्या बात है। व्यंग की विधा मुझे बहुत पसंद है, और ये शायद मैं मानती हूँ कि ये मेरे पिताजी का कुछ आनुवंशिक लक्षण है जी जो मेरे अंदर है। जी, इस बारे में थोड़ा मैं आपको चर्चा करना चाहूँगी कि वैसे तो मेरे पिताजी राजनीतिक व्यक्तित्व थे। जी, एक विशेष पार्टी से संबंध रखते थे, जी, लेकिन कभी भी पार्टीगत आचार विचार मुझे नज़र नहीं आया। वो एक संस्कार नज़र आया उनमें। क्या बात है। और वो संस्कार था गांधीवादी विचार। हाँ, कहने का मतलब कि वो छोटे से कस्बे में राजनीतिक पद पर थे, पार्टी से संबंधित थे, चेयरमैन थे, नगर पालिका के चेयरमैन। जी 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 जी, लेकिन जब वो चुन करके, जनता के माध्यम से चुन करके उस पर विराजित हुए, तो उन्होंने कहा कि अब मैं पूरे रामनगर के लिए हूँ, अब मैं सिर्फ पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। जी, किसी भी पार्टी का कोई भी छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति, उसके दुख दर्द में मैं साथी हूँ। क्या क्योंकि बात वो इस पूरे रामनगर के लिए मैंने शपथ ली है। वाह वाह वाह। तो उस विचारधारा को रखने वाली मैं हूँ। और उन्होंने हमेशा उस पार्टी, जिस पार्टी के भी थे, उस पार्टी की भी नीतियों की आलोचना की। क्या बात है। अपनी रचनाओं में आहा, उन्होंने बेबाकी से वर्णन किया है। जहाँ जिसकी गलतियाँ देखी, त्रुटियाँ, कभी उसके साथ नहीं रहे, अपने नैतिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। क्या बात है। क्या तो वो विधा मुझे बड़ी पसंद आती है। ये विधा ऐसी है जिसमें आप व्यंग के माध्यम से लोगों को कचोटते हैं, लोगों के दिलों को छूते हैं, उनको आईना दिखाते हैं। आईना दिखाते हैं। वाह वाह वाह। मैंने
जो लोग माने झकझोरने की जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ व्यंग में है। जी जी जी, है ना। जी। लिखने को मैं लघु कथा भी लिखती हूँ, लिखने को मैं निबंध, यात्रा, संस्मरण भी मैंने लिखा जी है। जी जी। लेकिन जो बात मैं व्यंग में महसूस करती हूँ, मुझे लगता है एक साहित्यकार के नाते मैं उसमें 100% अपने को खरा उतारती हूँ। वाह 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 जी। आपने व्यंग के बारे में बहुत सारी जानकारी दी कि व्यंग से सामने वाले व्यक्ति को या संस्था को या मनुष्य को किस तरह से जगाया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, हम चाहेंगे कि आप व्यंग के कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाएं ताकि वो भी इस व्यंग का, आपके व्यंग का जो आपकी प्रमुख विधा है उसका आनंद ले सकें। आज की प्रणाली पर मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। जी, स्वागत है। जो मेरी व्यंग के विधा है। हम्म। सारे मजे खिलाड़ी देखे, आहा। सारे मजे खिलाड़ी देखे, आरोप प्रत्यारोप मढ़ते देखे, विकास कहीं भी दिखा नहीं, क्या बात है, कागजों के चंद पुलिंदे देखे। वाह। जनता देख रही थी तमाशा, बंदर बाट और झूठी प्रत्याशा, अपने पर अभिमान दिखा, मुट्ठी में बंद सामान दिखा। क्या बात है। खुली हाथ तो सब खाली था, खुली हाथ तो सब खाली था, जनता के जीवन में बदहाली था। वाह वाह वाह, क्या बात तो है। ये जो हम रोज़मर्रा के जीवन में जो घटनाएं, जो तमाम विसंगतियां देखते हैं, जी, कहने को हम आस पास देख लें तो हमें वाकई में लिखता है कि जीवन कितना बदहाल है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो और ये एक ऐसा माध्यम है जो सीधे चोट करता है, लोगों को जगाता है, जागरूक करता है, झकझोरता है कि वाकई में किस तरह के समाज को हम किस तरह से विकास की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। जी जी तो जी। ये मेरे मन की बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियाँ आपने हमारे दर्शकों को पेश की। बहुत साधुवाद आपको। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि आपको तुझको क्या हो गया बनारस पुस्तक का संपादन किया है, इस पुस्तक में बनारस की कौन कौन सी प्रमुख सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताओं को आपने उजागर किया है, कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें। मैं बताना चाहूँगी कि ये पुस्तक स्वर्गीय श्री प्रेम किशोर पांडे, पूज्य पिताजी जी के द्वारा लिखित रचनाओं का संकलन है। क्या बात है। इसका मैंने संपादन कार्य किया है और इसमें उनकी साहित्यिक कविताएं हैं, उनके गज़ल हैं, उनकी राजनैतिक कविताएं हैं। क्या बात है। और उनकी देशभक्ति। जी। मैंने 4 अलग अलग रूपों में उनकी रचनाएं जो बिखरी पड़ी थी, जो हमारे बचपने में हमें भिज्ञ नहीं थी, जिनकी हमें जानकारी नहीं थी। जी जी जी। तो जब मैं समझदार हुई और जब इस क्षेत्र में मैंने अपने को माना कि मेरे अंदर इस तरह की कुछ शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती है। जी 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 जी। तो मैंने पिताजी की रचनाओं को पढ़ा जो मुझे बहुत ही गंभीर और मार्मिक वेदना जिनके अंदर थी, जिनके अंदर जीवन की सच्चाई थी जी। तो उन कविताओं को, उन रचनाओं को मैंने संकलित किया और वो बहुत ही खूबसूरत हैं रचनाएं। वाह। है ना। तुझको क्या हो गया बनारस में उन्होंने अपनी बात क्या कही है कि चंदा सूरज दोनों तेरे, जो लाइन उन्होंने कहा है, जी 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 जी, दोनों बड़े चहेते तेरे। क्या बात है। वाह। कैसी लगी अमावस तुझको, तुझको क्या हो गया बनारस। बनारस। वाह। ये वाह, वाह, वाह। उस दौरान, उस समय का है जी, जब बनारस में कोई घटना पार्टियों के बीच घटित हुई थी और इन्होंने दूसरी पार्टी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये बात लिखी थी जहां उनके साथ कुछ अन्याय हुआ था। जी 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 जी। तो वर्ग जाति भेद से ऊपर उठ करके पिताजी ने भी एक इंसानियत, मानवता के धर्म को का पालन किया और वही उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। तो उनका ही संपादन किया मैंने, उनका ही संकलन किया है और उस विचारधारा की वजह से जी मुझे एक ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि जो मुझे महसूस कराती है कि मुझे ये सद्भाव के गुण को, जहाँ समाज में आज बहुत ही तनाव है, घृणा और नफरत का भाव है, हमें समाज में एक मानवता के भाव को जागृत करना है। क्या बात है। और ऐसी पुस्तक का संपादन मैंने किया जो समाज में ऐसे विचार को आगे बढ़ाए।
समाज में वर्तमान में परिवर्तन भी लाए। बिल्कुल, वाह बिल्कुल, वाह, बहुत वाह, ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। कल्पना जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। कि आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़कर साहित्यिक कार्य किए हैं। इन अनुभवों ने आपकी लेखन शैली को कैसे प्रभावित किया है? देखिए, अनुभव तो हर चीज़ में मायने रखते हैं। बिना अनुभव के आपके हर पल में कुछ भी अर्जन नहीं है। जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि मैंने 2 साल पठन पाठन के दौरान 2 साल का अवकाश ग्रहण किया। जी, अच्छा। जी। तो एक व्यक्ति के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, जिस व्यक्ति का दिन प्रतिदिन हर पल लोगों के बीच में उठना बैठना, समाज में जाना, तमाम लोगों से मिलना, तमाम तरह के अनुभवों को लेना, जी 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 जी, अच्छी बुरी बातों के बीच में खड़े रहना, अपनी तार्किकता से उनमें समझ पैदा करना, जी, किस दिशा में बढ़ना है, उन बातों में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ठहराव पा रही हूँ। जी, यानी कुछ कमतर अपने को महसूस करने लगी। मुझे लगा कि समाज के बीच में रह कर के उन बातों से अपनेपन में, अपने अंदर तमाम तरह की ऊर्जा, सिर्फ वैचारिक ऊर्जा नहीं, आचरण वाली ऊर्जा भी, जी, जी, संस्कार वाली ऊर्जा भी, जी, उसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तमाम साहित्यिक पटल हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं, कहीं गोष्ठियाँ होती हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, कहीं काव्य पाठ होता है, कभी कहीं प्रतियोगिताएं होती हैं, निबंध लेखन होता है, व्यंग होता है, तो ये तमाम नए जो विचार हैं हमारे साहित्यकारों के लिए, हम साहित्यकारों के लिए इन विचारों की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर हमें लिखना क्या है, हमें किस दिशा में अपने को तौलना है, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। किस दिशा में समाज को देखना है, तो ये अनुभव बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए फिर से मैंने विद्यालय शुरू कर दिया और पठन पाठन। क्योंकि मुझे लगा कि अनुभव की कमी हो रही है, लोगों के साथ बैठने उठने की कमी हो रही है, उन नए नए विचारों का आने में, आदान प्रदान में रुकावट हो रही है। वाह वाह, तो ये बहुत ज़रूरी है। अनुभव तो बहुत मायने रखते हैं, तरह तरह के अनुभव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कल्पना जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपको शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हैं। आपके जीवन पर इन सम्मानों से, इन अनुभवों से क्या प्रभाव पड़ा? सम्मान सबसे बड़ी बात ये तय करते हैं कि आपके अंदर कुछ योग्यता है। जी। अब योग्यता का पैमाना हर संस्था अलग अलग दृष्टिकोण से रखती है, जिसके विषय में मैं नहीं कहना चाहती कुछ भी। हाँ, ये जो शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान है, इस पर मैं इससे विशेष रूप से जुड़ी भी हूँ और इसके बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ। आदरणीय डॉक्टर सविता चड्ढा जी, जो विगत मैंने 2016 से शिल्पी उनकी पुत्री का नाम, जी। और मैं ऐसे लेखिकाओं का, वो मेरे लिए गुरु माता के समान है, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मुझे वो एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में नज़र आती हैं। वाह! कि जीवन में जब से आप 19 वर्ष की आयु से लेकर के आज वो 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं। जी। लेकिन जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, जितनी भी संघर्ष उन्होंने झेले, उसके बाद भी उनके लेखन में जो एक सकारात्मकता है, वो मुझे बहुत प्रेरणा देती है। और एक ऐसी पुत्री, दिव्यांग पुत्री की माँ के रूप में उस पुत्री के साथ 37 वर्ष सहर्ष गुजारने वाली स्त्री और उसकी यादों को एक उत्सव में बदलने वाली स्त्री। वाह! तो ऐसी संस्था से अगर मुझे सम्मानित किया गया तो शायद कहीं न कहीं मेरे अंदर भी उस तरह के सकारात्मक, उस तरह के भाव उन्होंने देखे होंगे, जो उन्हें लगता होगा कि मैं इस सम्मान के शायद योग्य हूँ। वाह! तो उस सम्मान के लिए मैं अपने को बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत शुक्रिया उनको देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ में भी ऐसे गुण देखे। क्या बात है! आपको बहुत साधुवाद और सविता जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा 12 दिसंबर को एक आयोजन करती हैं और विशेष बात ये भी मैंने महसूस की है कि जब सविता चड्ढा जी से जब बात करते हैं या
फ़ोन के द्वारा या व्यक्तिगत तौर पे, तब ऐसा लगता है कि उनके आभा मंडल से हमेशा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी प्राप्त होती है और बात करने में बड़ा सुकून महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज समाज को इस तरह की ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। जी 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 जी। क्योंकि आज समाज में कहने को हम हर जगह, छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, हम देखते हैं कि नकारात्मकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसे में इस तरह के सम्मान और पुरस्कार जिजीविषा से जीवट हैं सविता जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और हम आगे बढ़ते हैं कि आप अध्यापन के क्षेत्र में आपका अनुभव कैसा रहा और क्या यह अनुभव आपके साहित्यिक जीवन को आकार देने में सहायक रहा? बिल्कुल जी, ये बहुत ही प्रश्न माने उचित है आपके द्वारा जी। जब मैंने अध्यापन शुरू किया 2008 में और मैंने लेखन कार्य शुरू किया, यदा कदा मैं लिखती थी, विद्यालय के कार्यक्रमों के लिए मैं लिखा करती थी और सहज ही लिख लिया करती थी, तो उसका अंदाज़ा नहीं था। 2016 में मुझे सविता जी से मुलाकात हुई जी, और जब उन मुलाकात हुई तब मुझे ऐसी गोष्ठियों के बारे में पता चला कि लिखने वालों के लिए भी ऐसी सभाएं और संस्थाएं होती हैं। जी जी जी। तब मैं अध्यापन से ही जुड़ी थी। अध्यापन मेरे लिए पेशा नहीं है, पेशा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे अंदर जो एक अध्यापक के रूप में मानवता वाला गुण है जो छात्रों के लिए मैं देना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं इस पेशे को बहुत प्यार करती हूँ। क्या बात है, क्या बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है कि अगर मैं छात्रों के जीवन में ज़रा भी बदलाव या परिवर्तन या उनके जीवन में कुछ ऐसे संस्कार या कुछ ऐसे नैतिक मूल्य भर पाती हूँ जी, तो ये मेरा पेशा धन्य है। वाकई। और इस पेशे में रहकर मैंने लेखन कार्य शुरू किया। वाह। और इस पेशे से ही मुझे लेखन कार्य में तमाम बातों के माध्यम से अपने लेखन को परिष्कृत करने, नई नई विधाओं में जाने का भी अवसर मिला। वाह वाह वाह, है ना। बच्चे खेल कूद करते हैं, बच्चे तमाम प्रतियोगिताओं में जाते हैं, डिबेट करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव होता है। तो तमाम ऐसे अंग हैं जहाँ से मैंने शुरुआत की। क्या बात है, क्या बात। और बच्चों की छोटे छोटे दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लेकर मैंने लघु कथाएं लिखी। क्या बात है। एक एक अंश, एक एक भाग को लेकर के, तो वहाँ से मुझे लघु कथा लिखना आया। क्या बात है। कैसे लघु कथा। तो ये अध्यापन जीवन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहित्यिक जीवन की ओर पहला कदम है। क्या बात है। ये मान सकते हैं कल्पना जी कि आप भारत के विकास को गढ़ रहे हैं आप, क्योंकि मतलब, जो स्टूडेंट है वो आके भविष्य को आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो वो देश का विकास अवश्य करेंगे। हम कुंभकार, मैं कुंभकार हूँ और वो गढ़न है मेरा। वाह वाह, है ना। ये लाइन मैंने लिखी है कि कुंभकार हूँ मैं, गढ़न है वो मेरा। वाह वाह। तो वाकई में ये छात्र हम जैसा उनको गढ़ेंगे, क्योंकि वो उस वय में होते हैं, उस अवस्था में होते हैं कि जहाँ उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वाकई कल्पना जी, जैसा आप अपने छात्रों के बारे में और अपने अध्यापन के विषय में बात करें, हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि कभी कोई ऐसी घटना हुई आपकी कि छात्रों के बीच या अभिभावकों के बीच जिसने आपके मन को, आपके दिल को झकझोर दिया हो? हाँ, मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं साहित्यकार हूँ, अध्यापक हूँ, भावनात्मक रूप से भरपूर हूँ जी। और कोई भी ऐसी बात बहुत ही वेदना दे जाती है जी। मैंने अपने अध्यापन के वर्षों में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया है और मैं मानती हूँ कि उन दिव्यांग बच्चों के साथ मेरी जो आत्मीयता है, अंतरंगता है, कुछ ज़्यादा ही बन जाती है जी 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 जी। और शायद वो मेरे लिए समस्या भी होती है। और मैंने विद्यालय में पढ़ाया, खितान स्कूल में, मैंने कोठारी में पढ़ाया कुछ दिनों तक। तो ऐसे दिव्यांग बच्चों की जो कुछ यादें हैं जी, मैं एक कोट करना चाहती हूँ जी। कक्षा 12वीं का छात्र था जी, और जब मैंने उसको हिंदी पढ़ाना शुरू किया, मैं विद्यालय का नाम नहीं लूँगी और न किसी अध्यापक का, तो वहाँ की जो उस बच्चे के साथ जो कुछ ही महीनों की बात है, मैंने कुछ महीने पढ़ाए थे वहाँ जी जी जी। और वो बच्चा
जब मैंने अपनी कक्षा के बाहर कॉरिडोर में मेरे आने की प्रतीक्षा करता था जी जी, कि मैं कब विद्यालय में प्रवेश करके ऊपर सीढ़ियों से आ विशेष लगाव था विशेष नहीं, कुछ ही महीनों की बात है। जी जी जी, तो वो अपनी कक्षा छोड़ करके, कक्षा 12वीं का छात्र, जी जी जी, वो मेरे पीछे पीछे चला आता था। जी जी, फिर मैं उसको रोकती थी, फिर मैं बात करती थी, नमस्ते, और उनको समझाती थी। फिर मैं बोलती थी कि मैं आपकी कक्षा में आऊँगी, आप अपनी कक्षा में चलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वहाँ मुझे स्टाफ रूम में जब हम बातें करते हैं तो वहाँ की उनकी कक्षा की जो कक्षा अध्यापिका थी, जो क्लास टीचर होती हैं, जी जी जी, जिसे उन्होंने कहा कि उस बच्चे का आपसे ऐसा लगाव है कि उसने मुझे क्या कहा कि आप तो मेरी कक्षा अध्यापिका हैं जी, वो मेरी माँ की तरह है। वाह वाह तो वाह, ऐसा सुनना मुझे लगता है कि मेरा अध्यापन धन्य हुआ। वाकई वाकई, अगर विद्यार्थी के मन में मैं ये भाव पैदा कर पाई जी जी कि जी, मुझसे अच्छा बेहतर दोस्त उसे नहीं मिलेगा, तो मेरा अध्यापन धन्य हुआ। वाकई वाकई वाकई। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं। जी जी जी, और मुझे लगता है कि अगर मैं 2 शब्द के माध्यम से भी उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन कर पाती हूँ, एक सकारात्मकता भर पाती हूँ, तो मैं अपने पेशे से न्याय कर पाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कल्पना जी, कभी ऐसा हुआ जैसा कि अभी आपने संस्मरण सुनाया कि कोई बच्चा आपसे पढ़कर गया है और वो बच्चा किसी उच्च पद पर पहुंचा है और किसी समारोह में, किसी यात्रा के दौरान वो छात्र या छात्राएं मिले आपसे और उन्होंने आपसे आशीर्वाद लिया कि मैं वो हूँ, फिर आपका संस्मरण आया और आपको बड़ा प्रफुल्लित महसूस हुआ, ऐसा कोई संस्मरण में हमें साझा करें? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार मैं फ्लाइट से जा रही थी, बेंगलुरु जा रही थी, साथ में सविता जी भी थी। जी 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 जी, तो अचानक हम लोग बैठ रहे थे सीट पर, तो अचानक से ही मुझे लगा कि एक छात्र है जिसका चेहरा मैं पहचानती हूँ जी। उस छात्र ने भी शायद मुझे देख लिया था और वो अपना सामान रखने के बाद मेरे पास आया और उसने मेरे चरण स्पर्श किए। क्या बात है, क्या बात। और मुझे उसका नाम याद था, उसने कहा कि मैं वरुण हूँ, उसका नाम वरुण था। जी 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 जी। और उसने जॉब शुरू कर लिया था, वो अपने जॉब पर जा रहा था। तब मैंने ऐसे छात्रों को देखकर, और उसे मैंने पढ़ाया बहुत कम था, उसकी मैंने छोटे क्लास में, मैंने कक्षा 8 या 9 में पढ़ाया होगा, और उसके बाद 12वीं तक मेरा कोई संपर्क नहीं था। फिर उसने ग्रेजुएशन किया, कोई संपर्क नहीं था। फिर वो जॉब उसने, तब कोई नहीं। लेकिन अचानक से इस छात्र का आना और आपके चरणों में को स्पर्श करना, वो आपको एक ऐसी आत्मीयता, एक ऐसे मन की संतुष्टि आपको प्रदान, जिसको कहता है, जो महसूस कराता है। क्या बात है, कि वाकई में अगर आपने इतना भी बच्चे को दिया तो उस बच्चे ने उसे सहेजा है। उस बच्चे की भी बड़ी बात है कि अपने गुरु के आगे नतमस्तक होना, इतनी भीड़ में उनको पहचान देना, और कहना कि मैं आपका वो शिष्य हूँ, आपने मुझे पढ़ाया था। तो ये हमारे अंदर एक गर्व का भाव भरता है। कल्पना जी, ये जो आपने संस्मरण सुनाया ये बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव है, लेकिन वर्तमान की स्थिति ऐसी हो रही है कि जो युवा हैं वो रिश्तों की अहमियत, वो रिश्ता आपका एक छात्र और अध्यापिका का रहा, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे। बाप बेटे का रिश्ता हो या माँ बेटी का रिश्ता हो या अन्य रिश्ते हों, उन रिश्तों से दूर भाग रहे हैं और एकल जीवन जीना पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण बन रहा है? देखिए प्रजापति जी, परिवर्तन संसार का नियम है जी, लेकिन परिवर्तन हम किस रूप में ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। आज ये मैं मानती हूँ कि कोरोना काल के बाद इस बदलाव में गिरावट बहुत आया जी, रिश्तों में जो बदलाव आया उसमें गिरावट जी, और उनका सबसे बड़ा माध्यम, जिसे हम आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं जी, जिसमें तमाम तरह के ऐसे आपके OTTs प्लेटफॉर्म हैं, आपके गैजेट्स हैं जी, जो आप जी इस्तेमाल करते हैं, यंत्र जिनको आप बोलते हैं, जी, जी, जिनकी चकाचौंध में बच्चे खो जा रहे हैं और उन्हें उनके साथ जुड़े रहना बहुत ही आनंद देता है जी, उन बच्चों को आनंद देता बहुत है। लेकिन समाज से तो जी नहीं, समाज से वो इसीलिए तो कट रहे हैं जी। उसमें दूसरा बड़ा कारण है आज के माता पिता का, परिवार का भी योगदान बहुत ज़्यादा है।
बच्चे कहाँ से सीखेंगे? अपने परिवार से, अपने वातावरण से। बिल्कुल। परिवार में क्या है, विकास के नाम पर, आर्थिक स्थिति की मजबूती के नाम पर जी सारे लोग कामकाजी हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं। व्यस्त हो गए हैं। तो उनके व्यस्तता भरे जीवन के कारण बच्चों के पास न तो माता पिता के लिए समय है, न माता पिता के पास बच्चों के लिए समय है। जी जी जी। तो बच्चे कहाँ जाएं? तो ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है उसमें उनको एक आरामदायक स्थिति मिलती है जी। वो महसूस करते हैं कि उन्हें जो माता पिता से चाहिए वो इससे भी मिल रहा है, इससे बेस्ट मिल रहा है, इससे बेहतर मिल रहा है। समाज से जो चाहिए उससे बेहतर है। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में आप जाएंगे, आप व्यवहारिक जीवन जिएंगे, अच्छा बुरा आप महसूस करेंगे, वहाँ सिर्फ आप अपनी मर्जी का महसूस कर सकते हैं। जी जी। तो जी, ये भी एक परिवर्तन है। जी। तो मैं ये मानती हूँ कि परिवार का जो संयुक्त रूप था, जहाँ लोग माता पिता, भाई बहन, चाचा बुआ, दादी सब साथ रहते थे। परिस्थितियाँ बदल गईं, जहाँ लोगों की नौकरी लगी, जहाँ पेशा है, आदमी को जाना पड़ेगा। जी जी जी। लेकिन रिश्तों की जो मधुरता है उसको भी सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसे अब हम लोग अपने इस विकास के दौर में क्या है, बोझ मानने लगे हैं। समय का अभाव है जी। हम जैसे मेरा ससुराल भी बिहार में है जी। और जब तक मेरे माताजी और पिताजी थे वहाँ पर एक छठ पूजा होती है। आप जानते हैं बिहार का एक तरह से आप समझ लीजिए कि पूरा वार्षिक समारोह होता है, एक उत्सव के रूप में उत्सव होता है। जी है ना। लेकिन फिर भी माने हम जाना पसंद करते थे, लेकिन नहीं भी गए तो हमने कभी माता पिता को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमसे दूर हैं, या हमारे बच्चों के अंदर दादा दादी के प्रति वो जो आदर सत्कार प्रेम वो नहीं कम होने दिया। वाकई। वो जब भी आए बहुत सुकून से रहे, बच्चों से उन्होंने इतना लगाव रखा जी, बच्चों ने उनका इतना आदर दिया कि हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम पढ़े। आज बहुत अंतर है पढ़े लिखे समाज में जी, और ग्रामीण वातावरण में। जी। तो उस वातावरण को एक साथ जीना बहुत बड़ी कला है। वाकई आपने बहुत ही गंभीरता से अपने उद्गारों से ये भाव प्रकट किए कल्पना जी। लेकिन जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों या हम हों या हमारी पीढ़ी आने वाली, जो 3 पीढ़ियों का ये समागम 3-4 पीढ़ियों का रहता है जिसे संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन आज की युवा एकल जीना पसंद कर रहे हैं, रिश्तों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे। उन सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है जीवन में, उन युवाओं की उम्र बहुत कम हो रही है। क्योंकि जब सामूहिक रहते हैं तो हम हष्ट पुष्ट रहते हैं, इठलाते रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन जो युवा आज एकल रह रहा है वो सिर्फ अपने यंत्र तक सीमित है और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहता है और मानसिक रूप से व्यस्त रहता है और शारीरिक रूप से भी वो काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है। इन सब से ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे बुजुर्गों की आयु 90, 100, 125 वर्ष थी, आज वो बहुत कम हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। इस पर भी हमें और हमारे समाज को चिंतन करना चाहिए। इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का जो युवा वर्ग है जी, परिवर्तन के एक ऐसे दौर में चल रहा है जहाँ AI ही सब कुछ कर रही है जी, लेकिन वो पैसों के पीछे बहुत भाग रहा है। आज का युवा पैसों के प्रति वो जो सुविधाजनक जिंदगी है, उसे लगता है कि सिर्फ पैसों से ही सारी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल, क्योंकि हम भी उसी ज़माने के हैं। जी। हमारे बच्चे हैं, अगर हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि आप ऐसे भागिए मत, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हम नहीं भाग रहे, कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हम संतुलित बना रहे हैं। बिल्कुल। हम एक संतुलन बिठा रहे हैं। पैसों की आवश्यकता सभी को है, लेकिन जो काम रिश्ते कर सकते हैं, जो रिश्ते आपको स्थायित्व दे सकते हैं, आपका संतुलन बढ़ा सकते हैं, जो आपको बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जो आपको खिलखिलाना सिखा सकते हैं, वो एकाकी जीवन नहीं। एकाकी जीवन है तो सब कुछ आपको स्वयं ही देखना है। सारे रिश्तों की महत्वता स्वयं ही निभानी है, स्वयं ही करना है। आप परेशान है तो आपका कोई उपाय नहीं है।
आप और परेशान हैं, और परेशान बढ़े होंगे। आप बात नहीं, अपनी बातों को साझा नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने मन के दुख कष्ट को कम नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। और कार्यशैली ऐसी है कि सुबह गए तो रात, रात गए तो सुबह। आपको सूरज की धूप नहीं मिली, नहीं मिल रही, आपको पार्कों की चहक देखने को नहीं मिली, चिड़ियाओं की बाजारों चहक की रौनक से महरूम हैं आप, जी जी आप जी, रिश्तों की खिलखिलाहट से महरूम हैं। वाकई वाकई। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं। विकास तो जरूरी है, लेकिन विकास अंधा हो ऐसा जरूरी नहीं है। वाह वाह। जीवन में बदलाव हो, लेकिन जीवन ही बदल जाए, ये भी जरूरी है। वाकई वाकई वाकई, है ना। तो एक संतुलन बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों में निराशा पैदा हो रही है, उसके पीछे भी यही कारण है। कल्पना जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण भावपूर्ण जानकारी दी। और ये जो एकाकीपन है, जो युवा अपने एकल जीवन जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, उनसे हमारे देश के वृद्धा आश्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ रही है। यहाँ हमारे देश में कॉलेज बढ़ने चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा रहे तो चलता है, लेकिन वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस विषय पर क्या कहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है जी। प्रजापति जी। वाकई में मैं भी जहाँ रहती हूँ जी, उसके आसपास भी वृद्धाश्रम है। और आप सुनकर आपको आश्चर्य होगा जी, कि उस वृद्धाश्रम में ब्रिगेडियर तक का व्यक्ति है, एक क्लास ऑफिसर भी है, फौज में ब्रिगेडियर है। जी 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 जी, वो भी व्यक्ति है। ऐसी माँ है जो बहुत ही संपन्न परिवार से है। जी मेरे पति पेशे से डॉक्टर हैं, जी, तो मुझे इन सब बातों की जानकारी उनके माध्यम से होती है। उन्होंने बताया कि दवा बीमार होने पर वो आए, उनके बच्चे उन्हें लेकर आए और माँ कह रही है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ऐसे घर की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वाह। लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पीछे आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो हम हमेशा तनाव में रहते हैं, हम बाहर काम करने जाते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई समाधान नहीं है। पहले भी लोग थे। ये संपन्नता किस काम की है? किस काम की? आप अपने घर में आप अपने माता पिता के लिए व्यवस्था करिए। जी। माता पिता को आप चाहिए, उनको वो सेवा नहीं चाहिए जो आप सुख सुविधाओं से दूसरों के माध्यम से दे रहे हैं। जी जी जी, जी। उन्हें अपने बच्चे का सामीप्य चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे तमाम आपके इस ट्रू मीडिया के माध्यम से जी, जितने लोग इस वीडियो को देखें, जी, मेरी हाथ जोड़कर उन सभी से गुजारिश है कि अपने माता पिता, माने जिसने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिस पिता ने आपको पाला पोसा, जिसने आपके लिए कितने कष्ट सहे होंगे, उफ तक नहीं की, और आप उसके कष्ट से कितने परेशान हो जाते हैं कि आप उसके लिए दूसरा बसेरा ढूंढते हैं, और उस बसेरे में उसकी आत्मा कितनी कलपती है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। बिल्कुल। ये भी जैसा कि अभी हमारी चर्चा हुई थी, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल देती है सृष्टि। ईश्वर कहें, सृष्टि कहें, या ये वनस्पति कहें या ब्रह्मांड कहें, ये जो हम देते हैं इसको वही हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जब आप और हम होते हैं और हमारे यहाँ एक नव शिशु का जन्म होता है, तो वो हमारे एक उंगली को, हाथ को स्पर्श करने के लिए ललियाता है, उसकी इच्छा होती है। ठीक उसी प्रकार से जब वृद्ध व्यक्ति होता है तो वो अपने नौजवान बच्चों को छूने के लिए तरसता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थिति है, और आज वो स्थिति खत्म हो गई है। और इसके पीछे क्या कारण है? पैसा कारण है, सामाजिक ताना बाना कारण है, या अन्य कारण है? देखिए ओम प्रकाश प्रजापति जी, इसके पीछे मिले जुले बहुत सारे कारण हैं जी। एक तो हमारा सामाजिक ढांचा है ना, समाज बदल रहा है। कैसा? संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार। जी। पहले एकाकी परिवार में भी माता पिता शामिल थे, जी जी, बच्चों जी, के जी, साथ। जी, जी, जी। अब वो शामिल नहीं है। दूसरा, पाश्चात्य शैली बहुत बड़ा कारण है जी। विदेशी आवरण तो हम पहन लेते हैं, लेकिन आचरण कहीं ना कहीं हमारा खो रहा है। हमारा आचरण
जो नैतिक मूल्यों से भरा है, जो संस्कारों पर जिंदा है, जिसमें हमारी सांस्कृतिक वातावरण की खुशबू है जी, तमाम उत्सव त्योहार हैं जी, जो जीवंतता बनाए हैं जी, उनसे एकाकीपन। अब आप कामकाजी बच्चों को आप देख लीजिए, उनके पास समय नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि ये उत्सव, ये त्योहार हम किस तरह से मनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, स्मरण नहीं है, स्मरण सोशल नहीं मीडिया है। बताता है उन्हें। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे सरकार से भी गुजारिश करनी है कि वो अपने देश में ऐसी योजनाएं लाएं, ऐसे कंपनियां लगाएं जो स्वदेशी हों, जी, जिनमें वो आचार और संस्कार हो। विदेशी कंपनियां आएंगी, माना कि हम ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन हम अगर विदेशी कंपनियों के तौर तरीके सीखेंगे तो हम स्वदेशी कभी नहीं हो पाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो स्वदेशी बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को जीवन दान दे सकें। जी जी जी, बहुत ज़रूरी आपने महत्वपूर्ण चर्चा की है। कल्पना जी, जैसा कि अभी हमारी बात चल रही है कि हमारे नौजवान बहुत व्यस्त हैं और अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते, लेकिन जब उनकी भावी पीढ़ी आती है, उनके शिशु, उनके बच्चे आते हैं, तो जो हमारा सामूहिक, हमारे भारत का, सनातन का, हमारी भारत की मिट्टी की खुशबू का जो दायित्व पूरे देश में फैलता था, वो जब उनकी भावी पीढ़ी आएगी तो वो उनको कैसे संस्कार देंगे, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो बच्चे अपने एक इस तरह, जैसे वृद्धाश्रम है, ऐसे बच्चों के भी आश्रम हैं, उस आश्रमों से क्या उन बच्चों को भारतीय संस्कार मिल पाएंगे, वो संस्कृति के बारे में जान पाएंगे, वो कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे रिश्तों को महसूस करेंगे? बहुत अच्छे प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, 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 जी। वाकई में इस तरह के पॉडकास्ट के माध्यम से समाज को ऐसी तमाम संदेश मिलने चाहिए जो हमारी सामाजिक संरचना को बदले। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, सिर्फ वृद्धावस्था भी नहीं है, शैशव जितने भी हैं उनके लिए भी है। तो आज आप देख रहे हैं कि इस कामकाजी जीवन के कारण एक जो नपुंसकता जो एक शब्द है, जी जी जी, वो बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का एक, हमारी व्यवस्था, हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था रही है, चाहे वो वर्णाश्रम की रही हो, चाहे अवस्थाओं में भेद का, बाल्यावस्था, शैशव, चाहे ब्रह्मचार्य आश्रमों का, तो विवाह का भी एक निश्चित समय माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम क्या है, उस समय से काफी आगे चले गए हैं, वो उम्र बढ़ती जा रही है। हाँ, और हमारा खान पान सबसे बड़ा जो प्रभावित कर रहा है हमें, वो है विदेशी खान पान, जिसे हम बोलते हैं जंक फूड। जी, जंक फूड क्या है, हम 4 दिन का रखा हुआ बर्गर खा लेते हैं, पिज्ज़ा खा लेते हैं, वही चीज़ें हम भी तो बनाते थे। हमारे यहाँ चीला शब्द है जी, बेसन से बनते हैं, पौष्टिक होता है, पौष्टिक होता है, वाह, उसी का रूप है ना वो। जी, जी, जी। तो ऐसे जो स्वादिष्ट ताज़ा जो खान पान हम खाते थे, अब वो हम, जो भारत की परंपरा रही है, परंपरा रही, जी जी, तो हमें ऐसे जो बात वहीं आकर के रुकती है कि हम सबको मिलजुल करके ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे सरकार की योजनाएं हैं जी, हर जगह अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए, चाहे वो दुकानों के रूप में करना हो, चाहे भोजन आहार के रूप में, चाहे रेस्टोरेंट बनाने हो, चाहे आपको बाजार की रौनक है, चाहे आपके सांस्कृतिक धरोहर, हर जगह स्वदेशीपन को जिंदा रखना है। भले आप विदेशी कल्चर को अपनाइए, लेकिन आप विदेशों में भी हम जाते हैं, भारत के कल्चर को, आपका मन वहीं रमे जहाँ भारत हो, आपका मन वहीं रमे जहाँ आपके अंचल की खुशबू हो, है ना, जहाँ आपकी मिट्टी की खुशबू हो। मैंने अभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि बच्चे जो दूर हैं वो बात करते हैं जब खान पान का, जैसे मेरे बच्चा दूर है ना, भिलाई में इंजीनियरिंग कर रहा है, जब बात होती है वीडियो कॉल की तो कहता है कि आप क्या खा रही हैं, मुझे वीडियो से दिखाइए। तो उसके अंदर कम से कम अभी घर की वो मिठास है, वो फीलिंग है। हाँ, वो कहता है कि यहाँ तो बस खाना मिलता है, स्वाद तो आप मुझे उस तस्वीर दिखा दीजिए, मैं वहां से ले लूँ। क्या बात है। तो इन सब चीज़ों को हमें व्यवहार में शामिल करना होगा ताकि बच्चे हमारे स्वस्थ हों, बीमारियों से बचें, और उन जहाँ भी वातावरण में जाएं उन्हें भारत का एक संस्कृति नजर आए जी, है ना। बिल्कुल।
भाई ग्लोबल बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हम विश्व में खड़े नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। और आज हम विश्व में जिस पायदान पर हैं, जहां हमारा मनी स्तर काफ़ी बढ़ा है, तो उसके लिए भी हमें बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है। लेकिन हमारे बच्चे अगर उनके अंदर गिरावट आ रही है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। कल्पना जी, अभी हम एक शब्द का इस्तेमाल किया था कल्पना जी, अभी हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था नपुंसकता। लेकिन आज के वर्तमान में जो युवा हैं वो विवाह से कतरा रहे हैं। आज के युवाओं की उम्र, जो विवाह की हमारी भारतीय परंपरा थी 20 से 25 के बीच में, आज वो उम्र 40-45 तक क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो वो क्या कारण है? वो व्यक्ति के, युवाओं की व्यस्तता का कारण है, काम के बोझ का कारण है, या शारीरिक कमजोरी का कारण है? क्या कारण है? अगर हमारे युवा अगर विवाह नहीं करेंगे, विवाह से दूर भागेंगे, तो हमारे देश की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो कैसे बढ़ेगी, उसका प्रचार कैसे होगा और भारत विकास कैसे करेगा? बहुत ही गंभीर समस्या है जी, बहुत ही गंभीर मसला है ये। सबसे बड़ी बात तो यही है, काम काज का तौर तरीका जी, कोई निश्चित समय ना होना जी। अब हम अभी भी सरकारी नौकरियों में क्या है, सुबह आप 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आप वापस। जी। तो आपके साथ आप समाज को भी देख लेते हैं, परिवार को भी देख लेते हैं। जी। आप तमाम संस्कृति और उत्सव का भी आनंद लेते हैं। वाकई। अभी क्या है, 24/7 की नौकरियां हैं जी। 24 घंटा बच्चे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कहने को 6-8 घंटे की नौकरी है, लेकिन मैंने देखा है अपने घर में अपने भाभी के बच्चों को जी कि वो लैपटॉप में सुबह से बैठे तो रात के 12 बज गए। वहाँ वो बच्चे के पास अपने लिए समय कहाँ है? अपनों के लिए, अपने लिए और शरीर के लिए समय नहीं। फिर वो तनाव में है। जी। तनाव में कारण क्यों है? क्योंकि उसका काम जिस परफेक्शन के साथ, जिस स्तर पर, जिस पैमाने पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कम है। तो वो तनाव वो साथ में कल के लिए भी रख रहा है। जी। अब उसके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, वाह भाई, वो हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं मानसिक भाई। स्थिति आप की जब वजह खुशी, हाँ, जब आप प्रसन्न हो, खुश हो, जी, जब आप परिवार में हो, जब आप तरह के अनेक तरह के हार्मोन्स बनते हैं, बिल्कुल, है ना? तो उस तरह की, उस दिशा में आप सोच नहीं रहे हो, अपने लिए आप नहीं सोच रहे हो। जी। तो उस तरह के हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं। काम का इतना बोझ है, तनाव इतना है। आप माता पिता, अब चूंकि बहुत से माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनकी अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत होती हैं। जी। कहीं ना कहीं वो भी कारण है। वाह, क्या हमें कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि आज जब हम ग्लोबल हैं तो हर बच्चे के लिए कोई न कोई जगह मौजूद है जहां वो अपने जीवन को सेटल कर सकता है। वाह। अब इंजीनियर डॉक्टर ही नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर तमाम बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर आ गई हैं, जहां हम जा सकते हैं। तो कोई बच्चा कमजोर नहीं है। तो सिर्फ उम्मीदें पाल लेना और फिर बच्चा उसे पूरा न कर पाए तो उसकी हताशा बच्चे में, निराशा माता पिता में, वो भी कहीं ना कहीं कारण है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात कि समाज क्या कहेगा, उसके लिए जो एक दृष्टिकोण हम पहले से ही पाल लेते हैं। जी। भाई, हम मजबूत कंधों की तरह, सहारों की तरह क्यों नहीं खड़े होंगे अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल। हमारे बच्चे जिस भी दुविधा में हैं, उन्हें वातावरण देना हमारा काम है, ताकि उनके साथ जो समस्याएं हों वो साझा कर सकें। जी। एक खुलापन चाहिए। जी। एक वो स्तर चाहिए। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर हमारा बच्चा हमसे छिपा रहा है तो वो पढ़ाई लिखाई, वो खुलापन किसी काम का नहीं। वाकई। तो ऐसी परिस्थितियां जन्म दे रही हैं जहां बच्चों के जीवन में खुशहाली नहीं है, उस तरह उनके पास समय नहीं है। और दूसरा बड़ा कारण जो बदलाव है वो है बालिकाओं का समान होते जाना। बहुत बड़ा कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले, अब शादी विवाह के पीछे क्या कारण था? बहू, आज भी मानसिकता है, बहू आएगी तो मैं आराम कर पाऊंगी, घर में एक माहौल हो पाएगा। लेकिन आज कामकाजी बहू आती है। जी। वो नजरिया भी हमें बदलना पड़ेगा। क्या बात है। जिस तरह हम अपने बेटे का महसूस करते हैं कि वो थक कर आया है, उसे हमें थोड़ा सहारे की जरूरत है, हम दौड़ पड़ते। जी।
वो खुशी जो देखते हैं हम अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, उस बेटी के लिए भी करना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। जी जी जी। और शुरुआत बड़ों को करना पड़ेगा, पहल बड़ों को करनी पहल अभिभावकों को करनी है, क्योंकि उन्हें अनुभव है। जी जी। बच्चे सीखते हैं, तो जब हम प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, तब आपके घर में भी खुशहाली होगी। कामकाजी महिला भी होगी, उसे अगर आप अपने बेटे की तरह महसूस कर रहे हैं कि वो जैसे आया बेटी भी वैसे आई है, उसे भी ज़रूरत है, तब आप क्या होगा, बदलाव होगा। और इसी वजह से शादियां नहीं हो पा रही। जी 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 जी। कहीं ना कहीं वो नज़रिया, वो दृष्टिकोण बदल नहीं रहा है। अभी आपने देखा है किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी 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 जी। तो इन सब के पीछे कारण वही है। कल्पना जी, आपने बहुत सारी पारिवारिक समस्या के निवारण के लिए भी बताया। हम चलते चलते अंतिम प्रश्न करेंगे कि जो आज का युवा है, जो कामकाजी युवा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब वो विवाह कर लेते हैं तो उनके विवाह की उम्र ज़्यादा नहीं रहती है। साल, 6 महीने, 2 साल के अंदर वो रिश्ता समाप्त हो जाता है और वो रिश्ता न्यायालय के द्वार पर खड़ा रहता है कि मुझे तलाक चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो धारणा बनी हुई है युवाओं में, जो क्या वजह है, क्या कारण है, और ये इसके हमें क्या नुकसान देखने को मिलते हैं? सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि परिवार ही नहीं बनेगा। जी। परिवार जो समाज की धुरी है, बिल्कुल, तो समाज ही बिखर जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रश्न है कि क्यों टिकाऊपन नहीं है, जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है अहम की, ईगो जिसको कहते हैं। जी जी। मैंने बात वही कही, उसी बात को दोबारा कहूँ कि जब हमने बराबर पढ़ाई की, जब हम बराबर पद पर हैं और बराबर समझदारी की ज़रूरत बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की स्वीकृति होना, एक दूसरे के प्रति उदारता होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। धीरज तो बहुत ज़रूरी है। सहिष्णुता तो सबसे बड़ा कारण है। बात छोटी होती है लेकिन वो बढ़ कर के बिगड़ने में बड़ी बन जाती है। तो कोशिश यही करना है उन बच्चों के लिए जो आज की दौर में ज़्यादा उम्र होने पर विवाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने को स्थापित करने में, अपने को समय में वक्त लगता है। फिर उनके अंदर एक डर भय भी होता है कि सामने वाला भी तो उसी स्तर पर है, उसके साथ जीवन यापन कर पाएगा या कर पाएगी अथवा नहीं। तो उसमें उनका वक्त लगता है। लेकिन फिर भी जब वो शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समान स्तर, क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है हमेशा से। जी जी। स्त्रियां आज भी, मैं ये नहीं मानती हूँ, बहुत हम मैंने घटनाएं आप बोल सकते हैं कि होती हैं, 100 में 10 घटनाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां महिलाओं का वर्चस्व आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी बराबरी नहीं है, अभी भी दमन की बात होती है। तो महिलाएं, आप घटनाएं तो रोज देखते ही हैं। जी। कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जो अछूता है। तो जब उस स्त्री को बराबरी पर लाने की बात होती है तो टकराव होता है जी। क्योंकि स्त्री, मैं भी कामकाजी महिला हूँ और मेरा भी अनुभव है कि अगर मैं समझदारी से काम न लूँ तो टकराव हो सकते हैं। जी जी जी। तो वो हर आपको भी सोचना है, मुझे भी सोचना है। क्यों? क्योंकि मुझे परिवार को बचाना है। वाह। क्यों? क्योंकि एक रिश्तों में जो मधुरता है जिसे मैंने अपनाया है, क्यों अपनाया है? कुछ महसूस किया होगा, बिल्कुल, कुछ अपनापन, कुछ आत्मीयता देखी होगी, कुछ उसका उदारता देखी होगी, समर्पण देखा होगा। तो वो क्यों 1 साल में ही खत्म हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो अहम है, जो अहंकार है, किसके लिए? वो जो व्यक्तित्व का अहंकार आ जाता है, तब फिर समर्पण खत्म हो जाता है, तब शादी टूटते हैं। वाह, तो उसे बचाना पड़ेगा। बहुत अच्छे कल्पना पांडे जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी जानकारी और बहुत सारे अनुभवों को हमारे दर्शकों के लिए साझा किया और ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए और ट्रू मीडिया का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सुंदर और सराहनीय प्रश्न हैं जो समाज के लिए बहुत ही ज्वलंत हैं। आज हमारा समाज वाकई में जल रहा है। तो इस तरह के विचार, इस तरह के संवाद होने चाहिए
जो समाज तक पहुंचने चाहिए। और अगर हमारे आज के संवाद में ज़रा भी ऐसी कोई बात है जो समाज के लोग अपनाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। समाज को बदलना चाहिए। एक संस्कार, एक नैतिक मूल्य ऐसा जो परिवार को बचाए, जो समाज को बचाए और जिसमें देश भाव हो, देश प्रेम हो। वाह, नमस्कार। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।